Hello students, I hope you all are well. In chemical reactions and equations, first chapter of class 10th, our next topic is types of chemical reactions. आपने ये तो समझ लिया कि chemical reactions क्या होती हैं, और जब हम उन chemical reactions को symbolic form में लिखते हैं तो it is known as chemical equation. तो जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो एक्चुअली होती कैसे हैं और किस किस टाइप की होती हैं। केमिकल रिएक्शन, कोई भी टाइप की केमिकल रिएक्शन है या किसी भी टाइप का केमिकल चेंज है, हम कहते हैं कि उसमें केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, बट वो किस किस टाइप से होती हैं रिएक्शंस, उनके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं वो हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो एक्चुअली होती कैसे हैं। ठीक है, हमने देखा कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं, जब मैंने आपको कोई एक केमिकल इक्वेशन लिख के बताई मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन जब हुई, मैग्नीशियम व्हेन बर्न्स इन ऑक्सीजन इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम की। तो यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन हुई कैसे। एक्चुअली क्या होता है कि जब केमिकल रिएक्शन है, हमने ये भी पढ़ लिया जब मैंने आपको बैलेंसिंग बताई, तो मैंने आपको ये भी बताया कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप, या हम ईच एलिमेंट कह सकते हैं, ऑन बोथ साइड्स या इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, in reactants and products is same always, है ना। ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, यानी कि अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो इधर भी मैग्नीशियम के 2 एटम्स हैं और यहाँ भी मैग्नीशियम के 2 एटम्स हैं। फिर हम बात करें अगर ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 ही एटम्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स इज सेम, हमेशा ऐसा रहेगा। ये दोनों साइड पर एरो की दोनों साइड, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ और जो राइट हैंड साइड है यहाँ पर, दोनों साइड पर हर एलिमेंट के एटम्स का टोटल नंबर हमेशा सेम मिलेगा आपको हर केमिकल इक्वेशन में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नया एलिमेंट तो बना नहीं है। जो एलिमेंट हमने रिएक्टेंट्स में लिए थे वही एलिमेंट्स आकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, तो कोई नया एलिमेंट यहाँ पर नहीं बनता है, कोई नई टाइप का एलिमेंट यहाँ नहीं बनता है, तो फिर ये केमिकल रिएक्शन हुई कैसे। केमिकल रिएक्शन ऐसे होती है कि एक्चुअली क्या है कि जो कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड जिसको कि हम हिंदी में यौगिक भी कहते हैं, हर कंपाउंड में एटम्स के बीच में कुछ एक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, बॉन्डिंग मतलब आप हिंदी में सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं एक जुड़ाव होता है। ठीक है, वो जुड़े हुए होते हैं आपस में। अब अगर मैं बात करूँ मैग्नीशियम की, यहाँ जो रिएक्टेंट्स में मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में तो कोई भी, ये तो कंपाउंड नहीं है, ये तो सिंपल एटम है। ठीक है, और ये सिंगल एटम है। अगर हम 2 भी लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये एरो नहीं लगाऊंगी मैं यहाँ पर, इसका मतलब है कि मैग्नीशियम और मैग्नीशियम 2 एटम्स हैं, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन में क्या, ये 2 अलग अलग एटम्स नहीं है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। और मॉलिक्यूल कैसे बनता है, जब 2 ऑक्सीजन के एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको सिर्फ ये सिंगल लाइन लगाकर दिखा रही हूँ, लेकिन आप आगे जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसमें 2 लाइन लगी होती हैं ऐसे। ठीक है, ये 2 लाइनें होती हैं इसमें। तो अभी हम सिर्फ एक ही लाइन समझते हैं यहाँ पर। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एटम आपस में मिलकर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इनके बीच में एक जुड़ाव है, एक बॉन्डिंग है जो इन दोनों को आपस में बांध कर रखती है। तो होता क्या है कि जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट्स में जो सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, सब्सटेंसेस एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने देखा मैग्नीशियम है, और सब्सटेंसेस जो हैं वो कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, या एटम्स के या फिर एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, जैसे ये ऑक्सीजन है। और इनके बीच में अगर कोई बॉन्ड है तो जब केमिकल रिएक्शन होगी तो ये बॉन्ड जो है टूटते हैं।
और होता क्या है, नए बॉन्ड बनते हैं, कुछ बॉन्ड टूटते हैं, कुछ जो बॉन्डिंग्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और नई बॉन्डिंग्स बन जाती हैं। वही एलिमेंट रहेंगे, लेकिन उन एलिमेंट्स के जो पहले जब वो रिएक्टेंट की फॉर्म में थे तब जो उनके बीच में बॉन्डिंग्स थी वो बॉन्डिंग्स टूट जाएंगी और नई बॉन्डिंग्स बनेंगी, जिससे कि हमें एक नया कंपाउंड मिलता है, या हम कहें कि हमें एक नया टाइप का मॉलिक्यूल मिलता है, और नए टाइप का मॉलिक्यूल मतलब नया कंपाउंड। ठीक है, तो यही एक केमिकल रिएक्शन की जो रीज़न है, यही केमिकल रिएक्शन का रीज़न है कि केमिकल रिएक्शन क्यों होती है, बिकॉज सम बोन्ड्स ब्रेक एंड सम न्यू बोन्ड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो अब इसमें यहाँ पर क्या हुआ, ये आप नोट कर सकते हो जो मैंने लिखा है, और या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, पॉज करके नोट भी कर सकते हो। तो अब मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो मैग्नीशियम की रिएक्शन हुई है वो कैसे होगी, उसमें क्या होगा कि जो मैग्नीशियम है, अगर अब मैं इसको बॉन्ड्स दिखा कर लिखती हूँ, दो मैग्नीशियम एटम्स हैं तो मैं इनको ऐसे लिख देती हूँ कोमा लगाकर। ठीक है, ये कोमा है, इनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है, और मैंने ऑक्सीजन को ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर, इसको मैं इस तरह से दिखाऊंगी, मैग्नीशियम अलग से है, ये भी मैग्नीशियम अलग से है, लेकिन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग है। एक्चुअल में इसके बीच में दो बॉन्ड होते हैं, तो मैं दो लगा रही हूँ। ये बॉन्ड्स क्या होते हैं इनके बारे में आप आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे। ठीक है, जिस जो भी टाइप्स के बॉन्ड्स की भी टाइप्स होती हैं, और वो भी आप नेक्स्ट चैप्टर्स जो आपके आएंगे उनमें आप समझोगे कि कौन कौन से टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं और ये होते क्या हैं। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया रिएक्टेंट्स को। ठीक है, अब क्या होगा, रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन तब होगी जब ये वाला बॉन्ड जो है ऑक्सीजन के बीच के जो बॉन्ड्स हैं, अगर मैं इसको सिंगल ही दिखा दूं, आप समझ लेना कि यहाँ डबल बॉन्ड है, दो बॉन्ड्स हैं, लेकिन मैं इसको सिंगल ही दिखा रही हूँ फिलहाल। ठीक है, तो होगा क्या कि ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड थोड़ा थोड़ा टूटना शुरू हो जाएगा। अब मैं इसको इस तरह से दिखाती हूँ, ये एरो का मतलब ये नहीं है कि मैं प्रोडक्ट्स लिख रही हूँ। अब मैंने इसको ऐसे दिखा दिया, ये ऑक्सीजन और ये बॉन्ड जो है ये टूटना शुरू हो गया, मैंने डॉटेड लगा दिया ये। और होगा क्या, साथ साथ जब ये टूट रहा है ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, इसलिए यहाँ भी मैंने डॉटेड दिखा दिया। तो एट लास्ट जाकर क्या होगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन हम इसको सही तरह से अगर लिखें तो ये लिखा जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि हम ऐसे ही लिखते हैं ना, ओ को हम नीचे तो नहीं लिख सकते, साइड में लिखते हैं जब कंपाउंड बनता है। तो फाइनली ये जो बॉन्ड्स हैं ये इनके बीच में बन जाएंगे और हमें दो मैग्नीशियम ऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, जैसा कि हमारी केमिकल रिएक्शन में हम बैलेंसिंग के बाद दिखाते हैं। ठीक है, तो मैं अब इसको जो एम जी मैंने दो अलग अलग लिखे हैं, मैं इनको 2 करके भी दिखा सकती हूँ। अभी हमने बैलेंस्ड लिख दी केमिकल इक्वेशन, और यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड भी दिखा सकती हूँ। आई थिंक कि आपको समझ आ गया होगा। होता क्या है कि मैग्नीशियम ये दो एटम्स हैं मैग्नीशियम के। ठीक है, इनके ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑक्सीजन के बीच में जो ऑक्सीजन एटम्स के बीच में ये वाला आप देखना, अब ऑक्सीजन के दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड था वो टूटना स्टार्ट हो जाता है, और साथ साथ मैग्नीशियम जो है, दोनों एटम्स मैग्नीशियम के दो ऑक्सीजन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और फाइनली जाकर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच वाला बॉन्ड टूट जाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है, और हमें दो मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड के। ठीक है, तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन होती है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स क्या हैं। तो उनमें सबसे पहली जो केमिकल रिएक्शन है वो है कम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कम्बिनेशन से अगर आप इसका हिंदी में सिंपल मीनिंग निकालोगे तो इसका मतलब है संयोजन या जुड़ना। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे जुड़ना, जुड़ गई दो चीज़ें। जब भी हम कुछ चीज़ों को जोड़ते हैं, जैसे आपका मान लो कोई चीज़ टूट गई, ठीक है, उसके पार्ट्स हो गए, तो आप उसको उन सभी पार्ट्स को कंबाइन करते हो, जोड़ते हो, तो आपको कितनी कितनी नई चीज़ें मिलती हैं। आपको सिंगल ही मिलेगी, आपने उसके सारे पार्ट्स को जोड़ दिया, ठीक है, तो एक ही चीज़ मिलती है ना आपको। फैक्ट्री में साइकिल बनती है तो साइकिल के कितने सारे पार्ट्स होते हैं, टायर है, उसका रिम है, ठीक है, उसके पैडल हैं, उसके हैंडल है, उसकी जो उसके ऊपर अगर घंटी लगी हुई है तो वो भी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सब जब जोड़ी जाते हैं तो क्या बनता है, एक साइकिल मिलती है ना। पार्ट्स तो बहुत सारे थे लेकिन मिली एक,
जब हमने सारे पार्ट्स को कंबाइन कर दिया तो हमें एक साइकिल मिली। तो यहाँ कम्बिनेशन रिएक्शन का सिंपल सा मीनिंग है कि जब रिएक्टेंट्स जो है वो एक से ज़्यादा हैं, जब वो सारे मिलकर रिएक्ट करते हैं तो हमें प्रोडक्ट सिर्फ एक मिलेगा, और वो है कम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो हम पहले एक एग्जांपल देखते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन का। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। आप लोगों ने किसी ने अगर चूना होते हुए सफ़ेदी होते हुए देखा हो, अगर घर में वाइट वॉश होते हुए देखा हो, एक तो पेंट, आजकल पेंट मिलते हैं, ठीक है, और पहले क्या होता था, मोस्टली घरों में वाइट वॉश ही की जाती थी, जिसको चूना भी कहते हैं, चूना किया जाता था। ठीक है, तो वो चूना जो है उसका फॉर्मूला होता है CaO। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है, चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और जब इसको जब वाइट वॉश करना होता था तो क्या करते थे, इसको एक बकेट में पानी डालते थे और उसके अंदर इसे डाल देते थे। ठीक है, तो होता क्या है उसमें, इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हो जाती है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के बीच में। और क्या होता है, जब रिएक्शन होती है तो हम देखते हैं कि उसके अंदर से बहुत ज़्यादा सी भाप सी निकलनी शुरू हो जाती है, धुआं सा। और वो क्या है, जो भाप सी निकल रही है वो इसलिए है क्योंकि अगर आप हल्का सा उस बकेट को, जिसमें कि ये आपने कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर डाला है, उसको अगर आप हल्का सा टच करोगे तो वो काफ़ी गर्म हो चुकी होती है। तो जब मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उसमें एक ये भी था कि चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर में चेंज हो रहा है यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। जब हमने वाटर में कैल्शियम ऑक्साइड को डाल दिया तो क्या हुआ कि उसका टेम्परेचर बढ़ने लग गया, और टेम्परेचर चेंज का मतलब ही है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। और उस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, तो क्या हुआ, जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डाला, या कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर वाटर डाल दिया, तो इन दोनों के बीच में एक केमिकल रिएक्शन हुई और जिससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला। ठीक है, और साथ में हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ साथ में हीट, ये कोई कंपाउंड नहीं है, ये कोई सब्सटेंस नहीं है, लेकिन साथ में हम इसको दिखा सकते हैं। जैसा कि हमने लिखा था कि हम जब पढ़ा था हमने कि केमिकल रिएक्शन, जब हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हम कई सारी चीज़ें साथ में दिखाते हैं। ठीक है, उसमें हम ये भी बताते हैं कि हीट इसमें प्रोड्यूस हुई है या हीट रिएक्टेंट्स ने ली थी रिएक्शन होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि हमारे रिएक्टेंट्स कितने हैं, 1 and 1, 2 रिएक्टेंट्स हैं, लेकिन प्रोडक्ट कितना है, ओनली 1। ठीक है, हम इसको बैलेंस भी करते हैं, कोई भी हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो हम उसको बैलेंस भी करेंगे साथ साथ, ताकि आपकी बैलेंसिंग की भी प्रैक्टिस हो। तो अब हम चेक करते हैं, कैल्शियम यहाँ पर कितना है, 1 है। ठीक है, और यहाँ भी कैल्शियम 1 है। ऑक्सीजन देखें, अगर हम ऑक्सीजन कितनी है, 1J कैल्शियम ऑक्साइड वाली, और 1J 2 हो गई, ऑक्सीजन 2 है। और इधर ऑक्सीजन कितनी है, अगर आप देखो ऑक्सीजन ये ऐसे लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है। अगर हम हाइड्रोजन देखें, हमने ऑक्सीजन टोटल कर लिए हैं, कैल्शियम ऑक्साइड वाली भी और वाटर वाली भी। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, और यहाँ भी हाइड्रोजन के, इसमें अगर हम देखें 2 एटम्स हैं। तो ये इक्वेशन पहले से ही बैलेंस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि 2 रिएक्टेंट्स रिएक्टेड, या 2 सब्सटेंसेस रिएक्टेड टू गिव सिंगल प्रोडक्ट, एंड दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में दिस इज अ केमिकल रिएक्शन एंड दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कम्बिनेशन रिएक्शन। और बहुत सिंपल वर्ड्स में आप इसको लिख सकते हो, द रिएक्शन इन द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर, यहाँ पर हमने 2 रिएक्टेंट्स लिए हैं लेकिन ज़्यादा भी हो सकते हैं। द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म या टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ आपको हीट के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ ये बताना है कि 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स होंगे और प्रोडक्ट होंगे सिंगल। ठीक है, अब जो मैंने आपको बताया ना, थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ बुक में दिया हुआ है, तो मैं सिंपली आपको बता देती हूँ। जो हमने देखा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया है ना, जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिलाया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। ठीक है,
तो ये जो है ना, इसको यही होता है जब हम उस पर वाइट वॉश करते हैं ना, पेंटर जो होता है वाइट वॉश करता है दीवारों पर, तो वो इसी की ही एक लेयर दीवारों पर लगाता है ब्रश से। अब होता क्या है कि ये उस टाइम पर जब ये लेयर लगाता है ना, तो वो बिल्कुल वाइट सा ही दिखाई देता है, उसमें कोई शाइन नहीं होती है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है जो यहाँ पर बना इस केमिकल रिएक्शन में, वो एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करता है, एयर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और उसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, और ये बन जाता है जब ये नॉर्मली 2 या 3 दिन के बाद बनता है। वाइट वॉश जब होती है ना, उससे 2-3 दिन बाद धीरे धीरे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होती है और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि सेम फॉर्मूला जो है मार्बल का है। मार्बल क्या है, संगमरमर का जो पत्थर होता है, ठीक है, मार्बल, सेम फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट किसका, मार्बल का। सेम फॉर्मूला है लाइमस्टोन का, जिसको हिंदी में चूने का पत्थर कहते हैं। ठीक है, और सेम फॉर्मूला है चौक का, जो कि हम आपको टीचर्स पढ़ाने के लिए बोर्ड पर जिसका इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए, चौक। ठीक है, तो ये ऐसा कैसे हो सकता है कि फॉर्मूला सेम है और नाम अलग अलग हैं, तो ये आप आगे जाकर हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, 11th-12th में आप इसको पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया। ठीक है, आपको समझ आ गया कि होता क्या है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवार पर उसकी एक लेयर लगा देते हैं, तो वो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जिससे कि दीवारों पर एक फिनिश आ जाती है। ठीक है, इसके बाद कम्बिनेशन रिएक्शंस के और एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पर। अब देखो, ये बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन को, कोल क्या है, कोल का फॉर्मूला कार्बन, सिर्फ कार्बन होता है कोल के अंदर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सी लिखा हुआ है ओनली, कोल का फॉर्मूला ओनली सी, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन है सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, कोयला सॉलिड ही होता है, जब वो जलता है, कोयले को जब जलाया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, क्योंकि कोयले में क्या है, कार्बन है सिर्फ, और वो एयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। तो दिस इज अ कम्बिनेशन रिएक्शन बिकॉज हेयर देर आर 2 रिएक्टेंट्स, कार्बन एंड ऑक्सीजन, बट प्रोडक्ट इज ओनली वन, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, और रिएक्शन बैलेंस्ड भी है ऑलरेडी ये। फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब आपस में रिएक्ट करती हैं अंडर सम कंडीशंस, इनके लिए कुछ ऐसा नहीं है कि दोनों को मिला दिया और रिएक्ट कर लेंगे। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि बनता क्या है प्रोडक्ट, ये कैसे बनी वो हम बात नहीं कर रहे हैं। व्हेन हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस कंबाइन दे गिव वाटर। ठीक है, तो यहाँ आप देखो, यहाँ इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ी है। तो अब आप यहाँ पर ये नहीं सोचोगे कि वाटर के आगे 2 लिखा हुआ है तो ये सिंगल प्रोडक्ट नहीं हुआ। प्रोडक्ट टाइप इज़ वन ओनली, वाटर इज़ फॉर्म्ड, मोलिक्यूल उसके 2 हैं, लेकिन बना क्या है, सिर्फ और सिर्फ वाटर बना है। ये 2 नंबर क्या इंडिकेट करता है, ये नंबर इंडिकेट करता है कि इसके इतने मोलिक्यूल्स बनेंगे। जब वाटर, हाइड्रोजन गैस के 2 मोलिक्यूल्स ऑक्सीजन के 1 मोलिक्यूल के साथ कंबाइन करते हैं तो दे गिव 2 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यहाँ रिएक्टेंट सिर्फ 2 हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमें उसके आगे क्या नंबर लिखा हुआ है, उसके बिफोर क्या नंबर लिखा हुआ है सिंबल के आगे, वो नहीं देखना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि कितने फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस 2 हैं, 2 सिंबल्स लिखे हैं, यानी कि 2 रिएक्टेंट्स हैं, एंड प्रोडक्ट इज ओनली वन, दैट इज वाटर। ठीक है, तो ये है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दिस इज ऑल्सो एक कम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये देखो, इसको जो है ना इस टाइप से भी लिख सकते हैं। नोट, वैसे सही, ज़्यादा सही यही है अगर हम इसको ऐसे लिखें, तो ये आपको इस टाइप से लिखने की ज़रूरत हायर क्लासेस में, आप साइंस लेते हैं तो उसमें आपको पड़ेगी। यहाँ पर आप कहोगे कि फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि यहाँ हाइड्रोजन के आगे 2 ना लिखकर ऑक्सीजन के आगे हाफ लिखा हुआ है और यहाँ पर सिंगल वाटर है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसे ही लिखेंगे, आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो और जो हमने रिएक्शन, सबसे पहले जो हमने केमिकल रिएक्शन देखी थी, व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, तो वो भी एक कम्बिनेशन रिएक्शन थी। 2 रिएक्टेंट से, मैग्नीशियम मेटल एंड ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, and both of them produced only magnesium oxide and that was also a combination reaction। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो मैंने अभी आपको रिएक्शन बताई
कौन सी? जब हमने चूने को पानी में डाला, जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाला तो हमें क्या मिला? हमें मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, वहाँ पर मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारी हीट भी रिलीज़ होती है, हीट भी प्रोड्यूस होती है बहुत सारी। ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ इवोल्ड या प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर था, जो हमने कंटेनर के अंदर लिया था या हमने जो एक बकेट के अंदर वाटर और कैल्शियम ऑक्साइड डाला था, वो हमारा गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें कि हीट प्रोड्यूस होती है, हीट बनती है, दे आर नोन एज एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन वाली केमिकल रिएक्शन थी वो एक्सोथर्मिक भी थी साथ में। ठीक है, टाइप क्या है उस रिएक्शन की? कम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर इट गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज टाइप क्या है? दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज कम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन ये एक्सोथर्मिक भी है, दिस इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक। ठीक है, थर्म मीन्स टेम्परेचर या हीट से आप इसको, थर्मोमीटर हम यूज़ करते हैं ना टेम्परेचर नोट करने के लिए, तो आप इसको टेम्परेचर से रिलेट कर सकते हो या हीट भी कह सकते हैं हम इसको। और एक्सो मीन्स एग्जिट हो रहा है, हीट का एग्जिट हो रहा है मतलब निकल रही है, हीट बाहर निकल कर आ रही है। ठीक है, तो ये सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ एक्सोथर्मिक का। तो रिएक्शंस इन विच हीट इज़ रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर नोन एज एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन या सिर्फ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन, कोई भी हम फ्यूल जलाते हैं घर में, हम एलपीजी जलाते हैं, सिलेंडर्स में जो होती है, हम उसको जब एलपीजी निकल कर गैस के स्टोव में आती है तो क्या होता है? उसमें से भी हीट निकलती है, और वो हीट निकलती है तभी तो हम खाना पका सकते हैं। कोयला है, कोयला जब जलता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो भी हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जो हमारे डीजल या पेट्रोल होता है गाड़ियों में, वो भी हीट प्रोड्यूस करता है जब उसकी बर्निंग होती है। तो या हम और चीज़ें अगर हम लें, जो सीएनजी है, सीएनजी में मेन क्या होता है? मीथेन होती है, और जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, सीएनजी किसका मेन किसका कंपोनेंट है? नेचुरल गैस का। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट है मीथेन। CH4 को मीथेन इसका नाम है, CH4 का नाम मीथेन है। जब ये मीथेन या नेचुरल गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो ये इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड अलोंग विद दिस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये ध्यान रखना आपने कि दिस इज़ नॉट अ कम्बिनेशन रिएक्शन। ये वाली जो रिएक्शन है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये कम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। यहाँ पर रिएक्टेंट्स भी दो हैं, प्रोडक्ट्स भी दो हैं। ठीक है, यहाँ मैं सिर्फ आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में बता रही हूँ। कम्बिनेशन रिएक्शंस का हमने हो गया टॉपिक, आप समझ लो कि वो क्लोज हो गया। अब हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये हो गया बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ कोल यानी कि कोयला भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ एलपीजी भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, इन सभी रिएक्शन में एक चीज़ कॉमन है, क्या? एक्सोथर्मिक तो है ही है वो, मीथेन जो कि नेचुरल गैस है, कोयला यानी कि कार्बन, और साथ ही साथ एलपीजी, ये तीनों क्या है? ये तीनों फ्यूल हैं, ईंधन है, जो हम अलग अलग कामों के लिए अलग अलग जगह पर यूज़ करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ हीट। हमें हीट चाहिए होती है उनसे। ठीक है, इसलिए हम उनका यूज़ करते हैं। वो हीट खाना बनाने में भी यूज़ हो सकती है, वो हीट व्हीकल को आगे चलाने के लिए भी यूज़ हो सकती है। ठीक है, डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर हो रही है बर्निंग रिएक्शन। ठीक है, अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, दैट इज़ रेस्पिरेशन, जो कि हम करते हैं, सभी ह्यूमन बींग्स करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं। डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? इससे पहले मैं एक और आपको बताती हूँ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ वेजिटेबल मैटर। ये जब क्या होता है कि आपने सुना होगा ना कि जो किचन का जो वेस्ट होता है, यानी कि सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स के छिलके या बची हुई सब्जियां हैं कुछ, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको मिट्टी में दबा देते हैं गड्ढा खोद कर, और क्या होता है उससे कुछ दिन के बाद वो खाद में कन्वर्ट हो जाता है, कंपोस्ट में, है ना। तो वो होता क्या है, जो वेजिटेबल मैटर था सारा
सब्जियों या फ्रूट्स के छिलके थे उनका डीकम्पोजिशन हो जाता है। ठीक है, डीकम्पोजिशन क्या है वो हम पढ़ेंगे आगे। या आपने 9th में भी पढ़ा होगा डीकम्पोजिशन कहीं पर, जो फॉरेस्ट से रिलेटेड जो आपके चैप्टर थे, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो चैप्टर थे, उसमें डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। कंपोस्ट मतलब खाद, वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्योंकि क्या होता है कि जब वो कंपोस्ट बनती है ना, अगर हम कुछ टाइम के बाद उसको मिट्टी को हटाते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि क्या हुआ, जो हमने वेजिटेबल मैटर वहाँ पर डाला था, छिलके डाले थे सब्जियों और फ्रूट्स के गले सड़े हुए, तो उनका क्या हुआ, वो खाद बन गई या नहीं बन गई। बन जाती है 15-20 दिन में। ठीक है, तो आप देखोगे कि वो बहुत ही गर्मी सी निकल रही है उसमें से। ठीक है, और वो गर्म होती है, और इसका मतलब क्या, वो गर्म है तो वो वहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, जो कि हमारी बॉडी के अंदर होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्रीदिंग एक वर्ड होता है, ब्रीदिंग, और एक वर्ड होता है रेस्पिरेशन। जो मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेशन के बारे में आप डिटेल में आपके चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ेंगे। ब्रीदिंग का मतलब सिर्फ सांस लेना, टेकिंग इन एयर, एयर को अंदर लेना, एंड रिलीजिंग इट आउट। ठीक है, इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल मतलब एयर को अंदर लेना, और एक्सहेल मतलब बाहर छोड़ना एयर को। सांस लेते हैं तो हम यही करते हैं ना, सांस लेते हैं अंदर फिर बाहर छोड़ते हैं, अंदर फिर बाहर छोड़ते हैं, तो वो क्या है, वो है ब्रीदिंग। ठीक है, लेकिन ब्रीदिंग जब जो एयर हमने अंदर ली वो अंदर जाकर क्या करती है बॉडी में, क्या होता है उसका, ठीक है, वो जो सारा प्रोसेस है वो होता है रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो हम फूड लेते हैं ना, ठीक है, जो हमने फूड खाया था पहले उसका डाइजेशन होता है। जो हमने खाना खाते हैं, हम कुछ भी खाते हैं, उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेशन में फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जो फूड है वो बहुत ही छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंस जिनसे बना था ना, उसी में वो टूट जाता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमारे फूड में मेनली जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो होते हैं स्टार्च। ठीक है, और स्टार्च जो है ना, अगर हम उसका देखें कि वो बना कैसे था, स्टार्च की फॉर्मेशन कैसे हुई थी, तो स्टार्च की फॉर्मेशन ग्लूकोज से होती है। और डाइजेशन में क्या होता है कि स्टार्च वापस हमारी बॉडी क्या करती है, स्टार्च को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। और जब वो ग्लूकोज बॉडी के अंदर बन गया, स्टार्च का डाइजेशन हो गया, ग्लूकोज बन गया, अब जो हमने एयर इनहेल की थी, एयर जो हमने इनहेल की थी, इनहेल्ड एयर जो थी, उसमें काफ़ी अमाउंट में, यानी कि कितनी ऑक्सीजन थी उसमें, 21% उसमें ऑक्सीजन थी। क्योंकि हम तो एयर ले रहे हैं ना, हम उसमें से कोई हमारी नाक में या हमारे मुंह में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हम एयर में से ऑक्सीजन को अलग करके सिर्फ ऑक्सीजन अंदर लें। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर पूरी की पूरी एयर जो हमारे आसपास है वही जाती है, और उसके अंदर 21% ऑक्सीजन है। हमें पता है एटमॉस्फेयर में एयर की परसेंटेज कितनी है, 21%। तो 21% जो एयर गई, ये ऑक्सीजन गई, ये ऑक्सीजन इस डाइजेस्टेड फूड के साथ रिएक्ट करती है और इसको कन्वर्ट कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है, और साथ में क्या करती है, साथ में बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज होती है। उस एनर्जी को हमारी बॉडी स्टोर करके रख लेती है, इकट्ठा करके रख लेती है। और क्योंकि हमारी बॉडी ने बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारे काम कैसे, आपको चलना भी है, आपको पढ़ना भी है, आपको लिखना भी है, आपको खाना भी है। ठीक है, और भी बहुत सारे हाथ पैर हम हिलाते रहते हैं ना, हमारी बॉडी मूव करती रहती है, कोई भी काम है हाथ पैर से जो करते हैं हम, ठीक है, या बोलते भी हैं, इस सब में एनर्जी की ज़रूरत होती है। और इन सभी प्रोसेसेस में जो ये एनर्जी बनी थी और हमारी बॉडी ने स्टोर करके रखी है, वो एनर्जी उन सभी कामों को करने के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा बॉडी के अंदर और भी बहुत सारी रिएक्शंस हो चलती रहती हैं, उनमें भी किसी किसी में एनर्जी की ज़रूरत भी होती है, तो ये एनर्जी वहाँ यूज़ होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से रेस्पिरेशन, ये जो रिएक्शन है ना, ये रेस्पिरेशन रिएक्शन है। ठीक है, क्या है, इसको हम सिंपल वर्ड्स में क्या कहें, रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड जो है उसे कहते हैं रेस्पिरेशन।
ठीक है। तो रेस्पिरेशन इसका मतलब कैसी एक केमिकल रिएक्शन हुई, इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी कह सकते हैं, रिएक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमने पढ़ा आज कम्बिनेशन रिएक्शन। इस वीडियो में हमने कम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा और साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में जाना तो बहुत सिंपल है, लेकिन साथ साथ आपने जो रेस्पिरेशन के बारे में जाना ये आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए कि एक तो ये हमारी बॉडी से रिलेटेड है और दूसरा ये कि जब आप इसको 6th चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा पहले से ही पता होगा, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में मैंने ये बताया नहीं है रेस्पिरेशन के बारे में, बस आपको ये जानना था यहाँ पर कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में भी प्रोड्यूस हो सकती है, किसी भी फॉर्म में प्रोड्यूस हो सकती है हीट, ठीक है। तो यहाँ पर वो एनर्जी स्टोर हो जाती है बॉडी के अंदर जाकर, और जो कि हमारी बॉडी वेरियस पर्पसेस के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए उसको यूज़ करती है। तो आप ये कम्बिनेशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में अच्छे से पढ़िए, और इन केमिकल रिएक्शंस को, जो भी इसमें केमिकल इक्वेशंस आई हैं उनको प्लीज़ लिख कर ज़रूर देखिएगा और बैलेंस्ड फॉर्म में करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ओके।